हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का लेक्चर 4। तो चलिए आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मेंडलीव आवर्त सारणी की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, तो चलिए देखते हैं कि मेंडलीव आवर्त सारणी की क्या क्या उपलब्धियां या अचीवमेंट्स हैं। पहला है तत्वों के अध्ययन में सहायक। कैसे? तो चलिए देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है। ओके, तो यह स्वाभाविक सी बात है कि मेंडलीव ने क्या है, तत्व को उनके वर्ग के गुणों के समांतर के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो हम पाते हैं कि जो किसी भी तत्व के जो वर्ग है उसमें जो स्थित जो एलिमेंट या फिर जो तत्व है उसके गुणों में समानता पाया जाता है, किंतु उसके आवर्त में के गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे कि हम लोग आवर्त किसे कहते हैं, जैसे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने 7 पीरियड है। पीरियड को ही क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ये क्या होता है, ये ऐसे लाइन में जो होता है उसी को ही क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ओके, और जो ग्रुप होता है वह कैसे होता है, ऐसे होता है। क्या होता है, ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल कॉलम। ओके, ये इसमें क्या होता है, इसके इस तत्व की क्या होता है, वर्ग में के गुणों में समानता होता है, किंतु इसके जो आवर्त है इसमें जो तत्व स्थित होता है उसके गुणों में समानता नहीं होता। वहीं एक वर्ग के तत्व के गुणों में समानता पाई जाती है। ओके, तो ठीक इसी प्रकार इस जो वर्ग के जो तत्व है उसमें समानता पाया जाता है। अतः किसी वर्ग के एक तत्व के सामान्य गुणों की जानकारी होने पर उस वर्ग के अन्य तत्वों के गुणों के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर कोई तत्व है लिथियम। ओके, तो यहाँ पर कोई तत्व है लिथियम, तो लिथियम से नीचे वाला लिथियम से नीचे वाले जो तत्व है सोडियम और पोटेशियम। ओके, तो जैसे कि हम लोग लिथियम का जो क्या है प्रॉपर्टीज है, इसका गुण पता कर रहे हैं, तो हम सोडियम और पोटेशियम तथा बाकी अन्य तत्व के जो इस ग्रुप में स्थित है उसके बारे में आसानी से जान सकते हैं। ओके, इस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्व के अध्ययन में सहायक हुई। ओके, तो इस कारण से जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वह तत्व के अध्ययन में सहायक हुआ। ओके, तो चलिए इसको आवर्त सारणी के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या होता है, इसकी आवर्त में जैसे कि ये क्या है, आवर्त है, तो आवर्त में जाते हैं जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये क्या है, एक आवर्त है। तो जैसे जैसे आवर्त में आगे बढ़ते हैं तो इसके तत्वों की जो गुण है इसमें क्या है, क्रम से परिवर्तन होता है, किंतु इसके ग्रुप जैसे कि इसके ग्रुप पीरियड या फिर क्या कहते हैं इसको, समूह। तो इसके समूह में जाते हैं तो हम पाते हैं कि जो तत्वों की जो गुण है वह समानता है। जैसे कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, ये क्या है, ये सभी तत्वों की जो गुण है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी तत्वों की क्या है, गुणों में समान होता है। ठीक इसी प्रकार बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, ये सभी तत्वों में क्या है, इस प्रकार से इसके गुणों में ठीक इस प्रकार से क्या है, इसके गुणों में समानता के अनुसार वर्ग में बांटा गया है। किंतु इसके आवर्त में जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसके जो गुणों में क्या है, परिवर्तन होता है, किंतु इसके जो वर्ग है उसमें जो इसका गुण है वह समानता प्रदर्शित करता है। इस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या होता है, तत्वों के अध्ययन करने में सहायता हुआ। ओके, दूसरा नए तत्व की खोज में सहायक। ओके, दूसरा है नए तत्व की खोज में सहायक। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीव ने कुछ ऐसे तत्व के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। ओके, तो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ स्थान या फिर रिक्त स्थान छोड़े थे। ओके, तो जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो मेंडलीव ने क्या है, अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे। क्यों? क्योंकि उस समय वह तत्व की इस आविष्कार या फिर तत्व का खोज नहीं हुआ था। इस कारण से मेंडलीव ने कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। मेंडलीव ने कुछ ऐसे तत्व को अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तो ज्ञात नहीं थे। ओके, तो मेंडलीव ने क्या है, उस समय कुछ ऐसे तत्वों का अनुमान लगाया कि जो तत्व उस समय ज्ञात नहीं थे। इस कारण से मेंडलीव ने रिक्त स्थान छोड़े। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एक उपसर्ग लगाकर किया। और ओके, जो तत्व जो आने वाले थे तत्व उसकी जो नाम है उसमें एक उपसर्ग लगाकर किया गया। उदाहरण के लिए बाद में खोजे गए तत्व स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम
को क्रमशः एका बोरान, एका एल्यूमिनियम तथा एका सिलिकॉन कहा। ओके, तो बाद में क्या है, स्कैंडियम, जो गैलियम और जर्मेनियम की जो तत्व है वह क्रमशः बोरान, एल्यूमिनियम तथा सिलिकॉन से मिलता था, जिसके कारण क्या है उस समय जो तत्व थे ज्ञात नहीं थे, इस कारण से उसे एका बोरान, एका एल्यूमिनियम तथा एका सिलिकॉन कहा गया। कैसे, तो चलिए देखते हैं। बोरान, जैसे कि आप लोग जान सकते हैं, बोरान का जो सिंबल होता है वह बी से दर्शाया जाता है, एल्यूमिनियम का Al से, और सिलिकॉन का क्या दर्शाता है, Si के द्वारा। ठीक, आपको समझ आ होगा ये क्या है, बोरान का है, ये एल्यूमिनियम का और ये सिलिकॉन का। ओके, तो चलिए इस साइड से समझते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है बोरान। ओके, ये बोरान है, ये है एल्यूमिनियम और ये है सिलिकॉन। तो इसमें बताया गया है कि उदाहरण के लिए बाद में खोजे गए तत्व स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम को क्रमशः एका बोरान, एका एल्यूमिनियम तथा एका सिलिकॉन कहा। तो मेंडलीव के समय क्या है, वो तत्व जैसे कि बोरान के बाद जो आने वाले तत्व थे, ये वाला तत्व है और ये वाला तत्व है और ये वाला तत्व है। तो ये तत्व, ये तीनों तत्व क्या है उस समय ज्ञात नहीं थे। इस कारण से मेंडलीव के समय मेंडलीव ने कहा कि इस तत्व को एका बोरान कहा, इसको एका एल्यूमिनियम कहा तथा इसको एका सिलिकॉन कहा। ओके, तो यहाँ पर एका, ये क्या है, एका एक संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है एक, किंतु यहाँ पर जो एका का अर्थ हो रहा है के समान, जैसे कि बोरान के समान, एल्यूमिनियम के समान तत्व या फिर सिलिकॉन के समान। ओके, तो यहाँ पर जो तत्व थे, जैसे कि ये तत्व क्या है ज्ञात नहीं थे, जिसके कारण इस तत्व को क्या है, इसके पहले वाले तत्व में एका उपसर्ग लगाकर किया गया, जिसके कारण इसका नाम एका बोरान, एका एल्यूमिनियम एवं एका सिलिकॉन कहा गया। ओके, बाद में इस तत्व की खोज हुआ है, तो बोरान का जो बोरान से जो मिलने वाले समांतर मिलने वाले तत्व थे वो है स्कैंडियम। स्कैंडियम को क्या है, Ag से दर्शाया जाता है, Ag यहाँ नीचे में डिनोट कर देता हूँ। स्कैंडियम को Ag से दर्शाया जाता है, और दूसरा आता है गैलियम, गैलियम को Ga से दर्शाया जाता है, तथा जर्मेनियम को Ge से प्रदर्शित किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से किया। तो इस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी में नए तत्वों की खोज में सहायक हुआ। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तीसरा है संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बेरिलियम के परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर ठीक किया गया। ओके, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या किया गया, तो बेरिलियम के परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर व्यवस्थित या फिर ठीक किया गया। कैसे, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले संयोजकता, तो आप लोगों को मैंने संयोजकता के बारे में पहले भी डिस्कस किया था। इसके बारे में, संयोजकता के बारे में बताया था कि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व का संयोजकता या वैलेंसी कहते हैं। इसे त्रिसंयोजक न मानकर द्विसंयोजक माना। ओके, तो मेंडलीव ने क्या किया, उसको बेरिलियम को त्रिसंयोजक न मानकर द्विसंयोजक माना, और उसका स्थान लिथियम और बोरान के बीच रखा गया। कैसे, तो चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर, जो परमाणु क्रमांक होता है, कितना होता है, 4 होता है। ओके, तो इसी त्रिसंयोजक मतलब त्रिसंयोजक से अर्थात मतलब 3 संयोजकता वाला, और द्विसंयोजक मतलब द्विसंयोजकता वाला। तो मेंडलीव ने क्या किया, जो बेरिलियम है उसको 3 संयोजक मतलब 3 संयोजकता न मानकर 2 संयोजक वाले तत्व माना गया, जिसके कारण इसका स्थान है वह लिथियम और बोरान के बीच रखा गया। कैसे, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हम पाते हैं कि ये होगा, ये इसका मान लीजिए है, इसका नाभिक है और ये इसका कक्षक है। ओके, तो हम जानते हैं कि जो पहले कक्षक में जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आता है और इसके पश्चात बचा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसमें, दूसरे वाले कक्षक में आता है। ओके, तो जैसे कि आप लोग इसके स्ट्रक्चर, इसके डायग्राम से ही देख सकते हैं, इसके विन्यास से ही देख सकते हैं कि बेरिलियम के जो बाहरी कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण इसको क्या है, द्विसंयोजक माना गया। ओके, तो इस कारण से उसका स्थान लिथियम और बोरान के बीच रखा गया। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वह कितना होता है, वह 3 होता है, और बोरान का जो एटॉमिक नंबर होता है वह होता है 5 होता है। ओके, तो इसके बीच लिथियम और बेरिलियम के बीच, लिथियम और बोरान के बीच बेरिलियम को रखा गया। ओके, इंडियम, यूरेनियम आदि तत्व के परमाणु भारों में भी इसी प्रकार सुधार किया गया। ओके, तो
इसी प्रकार से इंडियम और यूरेनियम एवं आदि तत्वों को क्या है परमाणु भार के क्रम में सुधार करके व्यवस्थित किया गया। ओके, चौथा है अक्रिय गैसों को स्थान। तो चलिए देखते हैं अक्रिय गैसों को स्थान। मेंडेलीव के समय तक हीलियम, नियान और आर्गन जैसी अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी, इसलिए आवर्त सारणी में इनके लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। ओके, तो मेंडेलीव के आवर्त सारणी में क्या है, अक्रिय गैस जैसे कि हीलियम, नियान और आर्गन जैसे तत्वों कोई खोज नहीं होता, जिसके कारण क्या है इस आवर्त सारणी में इनके लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। जब इन गैस की खोज हुई तो इन तत्वों का एक अलग समूह बनाकर आवर्त सारणी में नव स्तंभ शून्य समूह के रूप में वैज्ञानिक क्रम से द्वारा जोड़ा गया। ओके, तो जब इन अक्रिय गैसों का खोज हुआ तो इसमें क्या है तत्वों का एक अलग समूह बनाकर आवर्त सारणी में क्या है नवा स्तंभ बनाया गया, किसमें, मेंडेलीव के आवर्त सारणी में, और इसको शून्य समूह के रूप में वैज्ञानिक क्रम से के द्वारा जोड़ा गया। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडेलीव आवर्त सारणी की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, तो चलिए देखते हैं कि मेंडेलीव आवर्त सारणी की क्या क्या सीमाएं या फिर लिमिटेशंस हैं। पहला है हाइड्रोजन के स्थान अनिश्चित। हाइड्रोजन क्षार धातु के आयनों Na+K+ की भांति H+ आयन तथा हाइड्रोजन आयन Cl-Br- की भांति H- आयन भी बनाता है, इसलिए यह निश्चित नहीं किया जा सका कि उसे किस वर्ग में रखना उचित होगा। ओके, तो हाइड्रोजन क्या है, वो हाइड्रोजन क्षार धातु के समान आयन धन आयन H+ आयन देता है तथा हाइड्रोजन आयन के समान भी H- आयन Cl-Br- की भांति H- आयन देता है, जिसके कारण क्या है इसका स्थान है वो निश्चित नहीं किया जा सका कि इसको किस वर्ग में रखना ठीक या फिर उचित होगा। इस कारण से पहला है हाइड्रोजन के स्थान अनिश्चित। दूसरा है भारी तत्व को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। संयोजकता के अनुसार रखे जाने पर कुछ स्थानों पर भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया, जो मेंडेलीव नियम के अनुसार नहीं है। ओके, तो मेंडेलीव ने क्या है तत्वों को उनकी क्या है बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ओके, किंतु उसकी पीरियोडिक टेबल में क्या है कुछ तत्वों को भारी तत्वों को क्या है मतलब कुछ भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया है, जो कि मेंडेलीव नियम के अनुसार नहीं है। जैसे कोबाल्ट परमाणु भार 58.9 को निकेल परमाणु भार 58.7 से पहले रखा गया। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कोबाल्ट जिसका परमाणु भार कितना होता है 58.9 और निकेल क्या है परमाणु भार 58.7। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो सबसे पहले मेंडेलीव के नियम अनुसार क्या है जो सबसे पहले किसका सबसे पहले कौन सा तत्व आना चाहिए था, निकेल का। क्यों, निकेल को Na से प्रदर्शित किया जाता है। क्यों, आप लोग याद रखना कि निकेल को Na से तथा कोबाल्ट को CO के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, इसको बोलते हैं कोबाल्ट। तो क्या है मेंडेलीव के नियम अनुसार जो परमाणु भार का जो निकेल है वह 58.7 है, तो इसको पहले आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि इसका जो परमाणु भार है वह 58.7 है। यह परमाणु भार 58.9 कोबाल्ट के परमाणु भार से कम है, किंतु मेंडेलीव ने ऐसा नहीं किया। मेंडेलीव ने क्या है कोबाल्ट क्या है निकेल से पहले रखा, जिसके कारण क्या है यह उसका एक लिमिटेशन बन गया। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि भारी तत्व को हल्के तत्व से पहले रखा जाना यह उसका लिमिटेशन बन गया। ओके, तीसरा है समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना। कैसे, तो चलिए देखते हैं। किसी तत्व के समस्थानिकों की रासायनिक गुणधर्म समान की तो परमाणु भार अलग अलग होते हैं, अतः उन्हें आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए, परंतु मेंडेलीव आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था। ओके, तो समस्थानिकों को क्या है मेंडेलीव आवर्त सारणी में क्या है अलग अलग स्थान नहीं दिया था, जिसके कारण यह उसका लिमिटेशन बन गया। तो चलिए समस्थानिकों के बारे में जान लेते हैं आखिरकार समस्थानिक होता क्या है। ओके, तो समस्थानिक किसे कहते हैं, तो किसी तत्व के समस्थानों के रासायनिक गुणधर्म तो समान होता है किंतु परमाणु भार अलग अलग होता है। क्या बोल रहा है, तो यह बता रहा है कि जो रासायनिक गुणधर्म होता है वह समान होता है किंतु उसका जो परमाणु भार अलग अलग होता है उसको समस्थानिक कहते हैं। कैसे, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का
हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर या जो परमाणु भार होता है, आई मीन परमाणु क्रमांक होता है, वो कितना होता है? 1 होता है। तो हाइड्रोजन की कितने समस्थानिक है? इसमें 3 समस्थानिक होता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। 1H1 होता है, 1H2 होता है और 1H3। कैसे? तो चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि समस्थानिक क्या होता है, उसकी रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं किंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं। ओके, तो इसके जो एटॉमिक नंबर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस तीनों का क्या है? समान है, किंतु इसका जो परमाणु भार एटॉमिक मास है वह अलग अलग, जैसे कि पहले हाइड्रोजन का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है। ओके, तो इसमें मेंडलीफ ने क्या है, यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इसमें तत्व को क्या है, केवल उसके आवर्त सारणी में 1H1 वाले तत्व है उसको ही पोजीशन या फिर इसको ही स्थान दिया गया उस मेंडलीफ आवर्त सारणी में। किंतु मेंडलीफ आवर्त नियम के अनुसार इसका भी क्या है, परमाणु भार या फिर एटॉमिक मास है, इसको भी स्थान देना चाहिए था, किंतु मेंडलीफ ने इसका स्थान नहीं किया, जिसके कारण यहाँ इसका क्या बन गया? लिमिटेशन बन गया। ओके, तो इसको पहले को बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे को ड्यूटेरियम और तीसरे को ट्रिटियम। ओके, जो जिसका परमाणु भार 1 है उसको बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे को बोलते हैं ड्यूटेरियम और तीसरे को बोलते हैं ट्रिटियम। ओके, तो ये जो दिख रहा है 1, ये इसका क्या है? एटॉमिक नंबर है, और जो 1 2 3 यहाँ पर जो दिखाया गया है वह है इसका एटॉमिक मास। ओके, यह इसका परमाणु क्रमांक है और ये इसका परमाणु भार है या फिर परमाणु द्रव्यमान। ओके, तो और अन्य तत्व जैसे कि कार्बन हो गया, तो कार्बन का भी क्या है? इसका भी 2 समस्थानिक है, पहला है C12 और दूसरा है C14। ओके, तो इसमें क्या है, केवल मेंडलीफ के परमाणु भार में मेंडलीफ के आवर्त सारणी में केवल C12 को ही स्थान दिया गया है, किंतु C4 को नहीं दिया गया है। ठीक इसी प्रकार ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का भी 2 समस्थानिक होता है, वो है ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18। तो इसमें भी क्या है, ऑक्सीजन 16 वाले को ही स्थान दिया गया है। इसके अलावा क्लोरीन भी है, तो क्लोरीन को भी क्या है, इसका भी इस समस्थानिक होता है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो क्लोरीन में क्या है, इसको ही बस दिया गया है क्लोरीन 35 में क्या है, मेंडलीफ आवर्त सारणी में स्थान, अर्थात मेंडलीफ आवर्त सारणी में क्या है, इसका तो क्या है स्पेसिफिक, यू कैन सी। ओके, तो मेंडलीफ में क्या है, इसका जो एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान तो है, किंतु फिर भी इसको इसके आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया, जिसके कारण ये क्या है, इसका एक लिमिटेशन बन गया। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया, जिसके कारण यह मेंडलीफ की आवर्त सारणी की लिमिटेशन सीमा बन। चौथा है, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ना। कैसे? देखते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने पहले ही जाना था कि जो मेंडलीफ के नियम अनुसार मेंडलीफ ने क्या है, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। ओके, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि 2 तत्वों के मध्य कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। विशेषकर जब हम भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाई आते हैं। ओके, तो मेंडलीफ ने अपने नियम अनुसार क्या है, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, किंतु इसमें बताया गया कि एक तत्व से दूसरे तत्व के बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ा। ओके, तो उसका परमाणु भार तो बढ़ता है किंतु नियमित रूप से नहीं बढ़ता। ओके, कैसे? तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पोटेशियम हो गया और आर्गन, तो पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 39.09 होता है और जो आर्गन का होता है वो 39.9 होता है। ओके, आप लोग देख सकते हैं जैसे कि जो पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक है, मीन जो एटॉमिक वेट है वो आर्गन के एटॉमिक वेट से कम है। आर्गन का जो एटॉमिक वेट है वो 39.9 है और पोटेशियम का जो एटॉमिक वेट है वो 39.09 है। ओके, तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी के ओके, तो मेंडलीफ के नियम अनुसार जो पहले तत्व को रखना चाहिए था वो है पोटेशियम को, उसके पश्चात रखना चाहिए था आर्गन, तो किंतु उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले किसको रखा? आर्गन को, उसके पश्चात किसको रखा गया? पोटेशियम को। ओके, तो यह इसका एक लिमिटेशन बन गया। अगर उन्होंने क्या है, पोटेशियम या फिर आर्गन का जो पोजीशन चेंज करता है, तो जो पोटेशियम का जो गुण है वह उसके तत्व आर्गन वाले समूह से नहीं मिलता तथा आर्गन का जो तत्व है वह पोटेशियम वाले तत्व के समूह से
नहीं मिलता, जिसके कारण क्या है मेंडलीव ने उसके तत्वों के गुणों के आधार पर वहां पर व्यवस्थित किया, जिसके कारण जो आर्गन है उसको पोटेशियम के पहले रखा गया। ओके, जैसे कि इस पोटेशियम के जो साथ गुणों में समानता रखने वाले तत्व जैसे कि लिथियम है, सोडियम और पोटेशियम, और आर्गन की मिलने वाले गुणों से मिलने वाले तत्व जैसे कि हीलियम, नियान और आर्गन, ये सभी क्या है इसके गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, जिसके कारण क्या है मंडलिक आवर्त सारणी की यह लिमिटेशंस बन गया कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ता। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।